नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज 802 पेपर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा, यानी कि आज की क्लास में हम आपको लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। यहीं से आएगा पेपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहीं से आएगा आपका पेपर। जैसे 801 का पेपर आया था वैसे ही 802 का भी यहीं से पेपर आएगा। इसमें से आज ही क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 802 पेपर में देखने को मिलेंगे। MPDLED मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष वालों की। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक ज़रूरी है भाई, लाइक करोगे तो आपके साथ साथ और बच्चों तक भी ये क्लास पहुंचेगी आपकी एक लाइक से। तो लाइक करें सभी बच्चे, ईमानदारी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी सेंटर है वहाँ पे और भी आपके आसपास के जो बच्चे जो MPDLED की परीक्षा दे रहे हैं, आप वहाँ पे भी बच्चों से बताएं कि बंटी क्लासेस चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे क्लासेस देके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे अपने सेंटर्स वगैरह पे। बस आप अभी इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है या जो बच्चा तैयारी कर रहा है बुक्स वगैरह से उसे समझ नहीं आ रही है, तो वो बंटी क्लासेस के नोट्स ले सकता है। सरल और रिजी भाषा में आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। यहाँ पे आपके थोड़े से पैसे खर्चे होंगे, आपकी तैयारी लेकिन अच्छी हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी आपकी तैयारी। थोड़े से पैसे खर्च करने बस, आपको एकदम तैयारी अच्छी रहेगी, आपका रिजल्ट एकदम बेहतर रहेगा। आपका रिजल्ट मैं आपको बता दूँ 80 से लेकर 95 तक रहेगा। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 80 से नीचे किसी का नहीं रहेगा। वो रेगुलर क्लासेस देखता है और नोट्स पढ़ता है। तो ठीक है, आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन हमने बताए थे। और उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स से आपको एग्जाम पेपर में मैच हुए थे, एग्जाम में लिख के आए थे आप। तो अच्छा है, जहाँ अच्छा पढ़ोगे तो वहाँ अच्छा ही होगा। ठीक है, अच्छा करने से अच्छा ही होता है। तो सभी जगह शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर देना ईमानदारी से। ठीक है, सभी बच्चों से बोल देना कि बंटी क्लास यूट्यूब चैनल पे जाओ, उस चैनल पे हमारे क्लासेस वगैरह देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने सेंटर पे सभी बच्चों से बोल देना जो भी बच्चा परीक्षा देने आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने नहीं किया है शेयर कर दें एक प्यारी सी कमेंट। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आज ही क्लास का, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपके पेपर हो, तो अच्छे से समझते हुए सारे क्वेश्चन को करना है। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्लास है मैराथन वाली। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे पूरी बुक को आपकी कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो मुख्य महत्व लिखिए। शिक्षा की दृष्टि से आपको राज्य के दो महत्व लिखने हैं। ठीक है, राज्य के महत्व लिखने हैं दो। तो यहाँ पे देखेंगे राज्य के कौन कौन से महत्व होते हैं शिक्षा की दृष्टि से। पहला आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यालय खोलना। जी हाँ दोस्तों, राज्य का पहला महत्व विद्यालय खोलना और शिक्षा फैलाना, यानी कि राज्य हर गांव और शहर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलता है ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, ये कौन खोलता है? राज्य खोलता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। ठीक है, ये किसने खोले? ये राज्य ने खोले। ठीक है, दूसरी देखें यहाँ पे, दूसरी पाठ्यक्रम और नीति बनाना। पाठ्यक्रम और नीति बनाने राज्य तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। इससे देश के सभी बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, जब समाज के लोगों को उनकी जाति, पैसा, पद या शिक्षा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, जब समाज में रहने वाले लोगों को उनकी जाति, पैसा, पद या शिक्षा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। सिंपल सा आप ऐसे समझें। उसके बाद सरल उदाहरण देखें। यहाँ पे सरल उदाहरण यानी कि अमीर वर्ग, यानी अमीर लोगों को अलग से यानी कि बड़े घर, अच्छी नौकरियां अलग कर दिया जाता है। और मध्यम वर्ग वाले लोगों को अलग किया जाता है। साधारण जीवन वालों को, गरीब यानी कि मजदूर काम या कम सुविधाएं वाले लोगों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यह समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था को दर्शाता है। सामाजिकरण क्या करता है? समाज में ऊंच नीच व्यवस्था को दर्शाता है, सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है,
सामाजिक स्तरीकरणता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है? आधुनिकरण का मतलब होता है पुरानी और बेकार परंपराओं को छोड़कर नई सोच, नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाना होता है। ठीक है, आधुनिकरण से क्या होता है? आधुनिकरण का मतलब होता है कि पुरानी जो आपकी जो बेकार परंपराएं अब तक चलती आ रही उनको छोड़कर आप नई सोच अपनाते, नई तकनीकी का सहारा लेते हैं और नई तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे आप, बैलगाड़ी की जगह कार और ट्रेन का उपयोग करते हैं, हाथ से लिखने की जगह कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, अंधविश्वास छोड़कर विज्ञान को अपनाते हैं। सरल शब्दों में कहें, पुराना छोड़ो नया अपनाओ। ठीक है, क्लियर? आप इन पॉइंट्स के माध्यम से अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही सरल और इजी पॉइंट है, आपको अच्छे समझ में आएंगे। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो 802 वाला पेपर है थोड़ा ठप सा आता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अलग ही टाइप की रहती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम ही समाज शिक्षा और भारतीय समाज में शिक्षा। ठीक है, समसामयिक और भारतीय समाज में शिक्षा आपकी सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें शिक्षा से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, विद्यालय से रिलेटेड, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से उस हिसाब से पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप सभी को पता ही है, जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है अपने भारत का, और लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें सभी नियम कानून स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। दूसरा, आप मौलिक अधिकार लिख सकते हैं, यानी संविधान हर नागरिक को कुछ विशेष अधिकार देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे समानता का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता है जो संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। लोकतंत्र के लिए आपको शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप जागरूक नागरिक बनाना। ठीक है, शिक्षा लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देती है, जैसे मतदान करना, कानून का पालन करना। ठीक है, भाईचारा और समानता सिखाना। तो भाई 802 वाले पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस को भाईचारा और समानता सिखाना। दूसरा, यानी शिक्षा लोगों में मिलजुल कर रहने और सभी को बराबर समझने की भावना विकसित करती है, जो लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देना, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल नहीं है, आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के कोई लाभ लिखिए। वैश्वीकरण के आपको लाभ लिखने, तो वैश्वीकरण के यहाँ पे आप लाभ लिख सकते हैं। वैश्वीकरण से आपको कौन कौन से लाभ होते हैं? रोजगार और आर्थिक विकास होता है पहला तो आपको इससे, यानी कि वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, जिससे नई नौकरियां मिलती हैं और देश की आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। ठीक है, उदाहरण देखें, जैसे सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आई हैं। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं उन्नत तकनीक मिलना। उन्नत तकनीक यानी कि वैश्वीकरण से हमें दूसरे देशों की नई तकनीक और ज्ञान मिलता है, जिससे हमारा जीवन कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक के किन्हीं 2 व्यावसायिक गुणों को लिखिए। शिक्षक के आपको कोई 2 व्यावसायिक गुण लिखने हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपका कल 801 वाला पेपर हुआ था। ठीक है, 801 वाला जो पेपर हुआ था आपका, मैं आपको बता दूं 801 वाला, तो उस पेपर में से भी आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, आपको रिलेटेड उस क्वेश्चन, यानी 801 में जो आपने पढ़ाई की थी वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो इस पेपर में भी काम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि सारे पेपर रिलेटेड होते हैं। तो शिक्षक के 2 गुण बताने हमने, जो व्यावसायिक गुण है वो आपको लिखने थे। ठीक है, तो विषय का पूरा ज्ञान यानी एक अच्छे शिक्षक को अपने विषय की पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह बच्चों के हर सवाल का जवाब दे सके। दूसरा, अच्छे से पढ़ाने की कला भी आनी चाहिए। शिक्षक को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से समझ सके, जैसे उदाहरण देकर, चित्र बनाकर, कहानी के रूप में समझाना। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ जानेंगे। सबसे पहले अर्थ देखेंगे, सभी बच्चों को
चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ने के समान मौके मिलने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता देखें तो आवश्यकता में आप लिख सकते हैं कि असमानता दूर करना, यानी कि समाज में गरीब अमीर की खाई को पाटने के लिए सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा राष्ट्र का विकास, यानी जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उदाहरण में मध्याह्न भोजन या निःशुल्क पुस्तकें वगैरह देनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजी संरक्षण संस्थाओं के प्रकारों के बारे में लिखिए। ठीक है, निजी संरक्षण संस्थाओं के प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाएं। ये संस्थाएं सरकार से पैसा लेती हैं लेकिन चलाते निजी लोग हैं। ठीक है, जैसे अनेक मिशनरी स्कूल। ठीक है, दूसरा लिखें बिना सरकारी सहायता की निजी संस्था, यानी ये पूरी तरह खुद चलती हैं, फीस से इनका खर्च चलता है। उदाहरण देखें बड़े प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल। तीसरा देखें अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, नहीं ये विदेशी पाठ्यक्रम पर चलते हैं और बहुत महंगे होते हैं। उदाहरण देखें आईबी और कैम्ब्रिज स्कूल। ठीक है, आईबी और कैम्ब्रिज स्कूल ये सभी विदेश यानी विश्व स्तर वाले स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में लिखिए। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्षेत्रों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी देखें। एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कार्य यहाँ पे देखें किताबें बनाना। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य देखने हम आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट को अच्छे से समझते हुए याद करना है। वो तो यहाँ पे पहला जो एनसीईआरटी का काम होता है वो है किताबें बनाना। किताबें यानी कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है कौन? एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा देखें शिक्षक प्रशिक्षण, यानी शिक्षकों को बेहतर पढ़ाने की ट्रेनिंग देना यानी शोध कराना। फिर देखें शोध कराना यानी कि शिक्षा में नई नई विधियाँ खोजना और सरकार को सलाह यानी शिक्षा नीति बनाने में सरकार को मदद करना। ठीक है, ये पॉइंट है। और नोट्स ले ले भाई, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी स्टूडेंट है वो नोट्स परचेस कर लें, थोड़े से पैसे खर्च करें। ठीक है, अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर लें, नोट्स खरीद लें। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आपके और भी पेपर है वो सभी में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। पहले हमने एनसीईआरटी की बात की थी, अब यहाँ पे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके जो प्रमुख कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, प्रमुख कार्य देखेंगे। सबसे पहले मान्यता देना, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को मान्यता देना, जैसे बीएड डीएलएड। ठीक है, मान्यता देना है शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों को, क्या देना है? मान्यता देना है। जैसे क्या डीएलएड कॉलेज होगी, आपकी बीएड कॉलेज हो गई। ठीक है, इन कॉलेजों को क्या देना है? मान्यता देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें पाठ्यक्रम तैयार करना, यानी शिक्षक बनने के लिए क्या पढ़ना होगा, यह तय कौन करता है? यह कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए क्या पढ़ना होगा यह तय कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। उसके बाद तीसरा कार्य देखें गुणवत्ता जांचना, यानी कॉलेजों का निरीक्षण करना। उसके बाद चौथा यानी शोध को बढ़ावा देना, यानी शिक्षक शिक्षा में नए प्रयोग करना। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में क्या करना है? नए प्रयोगों करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शालेय संस्कृति से क्या समझते हैं? ये दो विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, शालेय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे दो विशेषताएं लिखनी है। तो विद्यालय का अपना माहौल होता है। ठीक है, विद्यालय का अपना माहौल होता है, नियम परंपराएं और मूल्य जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक को प्रभावित करते हैं, उससे शालेय संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृति के शालेय संस्कृति, शालेय का अर्थ होता है विद्यालय या स्कूल। ठीक है, संस्कृति यहाँ की वहाँ का कल्चर। ठीक है, तो विद्यालय के अंदर जो कैसा कल्चर है वो आपको लिखना है। तो विद्यालय का अपना माहौल होता है, सभी को पता है, अपने उसके नियम होते हैं, विद्यालय के परंपराएं और मूल्य होता है। ठीक है, जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों पर क्या कहते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है,
और सरल भाषा में समझें। सरल भाषा में यानी कि हर स्कूल की अपनी एक पहचान और कार्यशैली होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे उसकी दो विशेषताएं, अच्छे मूल्य सिखाना यानी कि अनुशासन, सम्मान, सहयोग, ईमानदारी की भावना विकसित करना। ठीक है, पहला आप ये लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता में आप लिख सकते हैं सकारात्मक माहौल रहता है, यानी बच्चे डर के बिना खुशी से सीख सकें ऐसा वातावरण बनाना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाज। समाज से क्या तात्पर्य है? समाज की दो प्रमुख आवश्यकताएं लिखिए। समाज क्या होता है आपको ये बताना है और इसकी दो प्रमुख आवश्यकताएं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं समाज का अर्थ। समाज का अर्थ देखेंगे एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले और मिलजुल कर रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले और मिलजुल कर जहाँ पे लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? लोगों का जो समूह रहता है उसे समाज कहते हैं। उदाहरण देखें, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, ये सब समाज का ही हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। अब इसकी दो प्रमुख आवश्यकताएं देखें। सुरक्षा यानी कि मिलकर रहने से लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सहयोग यानी कि अकेला व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है। समाज में लोग मिलकर एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद आप लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो हम करा रहे हैं आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि भारत खुद अपने फैसले लेता है और जनता द्वारा चुनी सरकार देश चलाती है। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता यानी कि हर नागरिक को है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे न्याय देगा यानी अपना हक मांगने का अधिकार सबको है। स्वतंत्रता यानी बोलने और सोचने की आज़ादी सबको, और समानता यानी सभी को एक समान अधिकार है। ठीक है, तीसरा देखिए बंधुता और राष्ट्रीय एकता यानी कि सभी नागरिक में भाईचारे की भावना और देश की एकता बनाए रखना है। ठीक है, क्लियर। आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी पेपर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के 3 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के 3 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में देखेंगे शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 45 देखेंगे। अनुच्छेद 45 में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया यानी सरकार छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगी जैसे आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार अपने स्कूल खोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, इसकी आपको क्या लिखनी है? विशेषताएं लिखनी है। तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो यह 1987-88 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य ताकि देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो यहाँ पे आप देखेंगे। जो प्रमुख विशेषताएं, कमरे बनाना यानी कि हर स्कूल में कम से कम 2 कमरे और एक बरामदा बनाना चाहिए। पढ़ाई का सामान यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, नक्शे, चार्ट और खेल का सामान देना चाहिए। तीसरा देखें 2 शिक्षक, हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक हों जिससे एक महिला शिक्षक अनिवार्य हो। ठीक है, जिसमें एक महिला शिक्षक क्या हो? अनिवार्य हो। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान, दूर दराज के स्कूलों की स्थिति सुधारना। ठीक है, देखो बहुत ही इजी सरल और भाषा में नोट्स लिखे गए हैं, तो ज़्यादातर आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने भाषा ही ऐसी लिखी है। आप इसे खुद स्वयं भी पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स आपके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं, बाकी के और सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप नोट्स पहले पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना
क्या है? 3 उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है, इसके आपको 3 उद्देश्य लिखने हैं, ठीक है। पहले ये बताना है कि जो राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना है वो क्या होती है, उसके बारे में पहले अर्थ जानेंगे, फिर उसके 3 प्रमुख उद्देश्य जानेंगे। तो यहाँ पे देखें, यह 2003 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूल ना जाने वाली लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना था, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को, ठीक है। लड़कियों के लिए की गई थी ये योजना शुरू। तो यहाँ पे इसके जो मेन उद्देश्य हैं वो देखेंगे, लड़कियों का नामांकन बढ़ाना, लड़कियों का नामांकन बढ़ाना, यानी कि जो लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती उन्हें स्कूल भेजना, पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, यानी एक बार स्कूल आई लड़कियाँ पढ़ाई पूरी करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद लड़का लड़की की असमानता खत्म करना, यानी कि शिक्षा में लड़के और लड़कियों को बराबर मौका देना चाहिए, ठीक है, देना। तो ये इसके प्रमुख 3 उद्देश्य थे, आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो उसके 2 गुण आपको लिखने हैं, ठीक है। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, इसके आपको 2 गुण लिखने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले सबसे पहले प्रजातंत्र देखेंगे। प्रजातंत्र का जो अर्थ होता है वो जनता का शासन। प्रजातंत्र यानी जनता का शासन, यानी कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में यहाँ देखें, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ये किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। सबसे प्रचलित परिभाषा है अब तक की अब्राहम लिंकन की, ठीक है। तो यहाँ पे और देखें, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे सरकार चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रमुख गुण देखे, स्वतंत्रता और समानता, यानी कि हर नागरिक को बोलने, सोचने और चुनाव करने की आज़ादी है, कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, जनता की भागीदारी, यानी हर व्यक्ति वोट देकर सरकार चुनता है और देश के फैसलों में क्या लेता है? हिस्सा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण का क्या आशय, 2 लाभ लिखिए। भूमंडलीकरण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, आपको इसके 2 लाभ लिखने हैं, ठीक है, भूमंडलीकरण के। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्थ जानेंगे भूमंडलीकरण का, फिर उसके बाद इसके 2 लाभ जानेंगे, ठीक है। तो अर्थ देखें, जब पूरी दुनिया के देश व्यापार, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो व्यापार, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं। क्लियर? सरल शब्दों में जाना, सरल भाषा में, पूरी दुनिया का एक बड़ा बाजार बन जाना, पूरी दुनिया का एक बड़ा बाजार बन जाना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके अब 2 प्रमुख लाभ देखेंगे यहाँ पे भूमंडलीकरण के, यानी कि रोजगार और आर्थिक विकास, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, जैसे नए कारखाने, नई नौकरियां मिलती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखें, अमेजन, गूगल, सैमसंग का भारत में काम करना, ठीक है, ये विदेशी कंपनियां हैं। दूसरा, तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान, यानी दूसरे देशों की नई तकनीक हमें मिलती है, जिससे जीवन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित वर्ग से क्या आशय, यानी वंचित वर्ग का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो वंचित वर्ग यानी कि वे लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी शिक्षाओं से दूर रहते हैं, उन्हें वंचित वर्ग कहते हैं, ठीक है। जिन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं मिल पाता है, उन्हें रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा जाता है उन्हें, यानी वो दूर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वंचित वर्ग कहते हैं, ठीक है, वंचित वर्ग। तो इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल है यहाँ पे देखेंगे। इस वर्ग में शामिल है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, गरीब और मजदूर वर्ग, विकलांग व्यक्ति, ग्रामीण महिलाएं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे शामिल रहते हैं इसमें, यानी एक आदिवासी बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाता है, यह वंचित वर्ग का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का प्रमुख मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसके लिखे गए हैं, तो आपको अच्छे से समझते हुए याद करना है इनको। तो अधिकारों की रक्षा, सबसे पहले अधिकारों की रक्षा यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा करना होता है, ठीक है।
भेदभाव रोकना यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को रोकना होता है। शिकायत सुनना यानी उनकी शिकायतें सुनकर न्याय दिलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय से क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या अमीरी गरीबी के भेदभाव के बिना समान अधिकार के अवसर मिले, उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, गरीब बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले और महिलाओं को भी नौकरी में बराबरी मिले। ठीक है, जैसे सरल भाषा में सबके साथ इंसाफ हो। ठीक है, आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, तभी आप लिख पाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हार्ड लग सकता है ये पेपर आपको, क्योंकि इसमें शिक्षा और व्यापार ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं आप? उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं आप? तो यहाँ पे आप देखेंगे उदारीकरण शिक्षा वह शिक्षा है जो केवल नौकरी या व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए दी जाती है। इसमें पढ़ाया जाता है साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान और दर्शन, नैतिक मूल्य और सोचने की शक्ति। उदाहरण देखें, एक डॉक्टर जो इंसानियत भी समझे, वह उदार शिक्षा का फल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं भाई, 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आप नोट्स परचेस कर लो। जिन लोगों की तैयारी नहीं है, जिन स्टूडेंट की, तो वो नोट्स परचेस कर लो। ठीक है, नोट्स परचेस करें और उन्हें पढ़ें अच्छे से। तो भाई क्लास को लाइक करो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। लाइक करो, कमेंट करो, सभी स्टूडेंट लाइक कमेंट तो करो। इतनी मेहनत से क्लासेस लेके आ रहे हैं, हम रात में सो भी नहीं पा रहे भाई। अभी भी हमें नींद आ रही है, फिर भी हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात में सो भी नहीं पा रहे हम अच्छे से, ताकि आपको सही टाइम पे आपकी क्लासेस दे पाएँ। बहुत टाइम लगता है नोट्स बनाने में, क्लासेस रिकॉर्ड करने में। यूट्यूब तक का सफ़र बहुत बुरा है भाई, बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करें और अपने जो सेंटर है वहाँ पे अपने हमारे चैनल के बारे में सभी को प्रमोट करें, उन्हें बताएं कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह देखें। ठीक है, और आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, थोड़े से पैसे खर्च करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेतनशील बुद्धिजीविता से क्या आशय है? चेतनशील बुद्धिजीविता क्या होती है, इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चेतनशील बुद्धिजीविता का मतलब है एक ऐसा जागरूक और समझदार व्यक्ति जो अपने समाज, देश और परिस्थितियों को ध्यान में रखता है, ध्यान से देखता है, समझता है और बदलाव लाने की क्या करता है? कोशिश करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देकर डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे लोग जिन्होंने समाज की बुराइयां देखी और उन्हें क्या किया? बदला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के अनिवार्य तत्व लिखिए। तो राज्य के अनिवार्य तत्व आपको लिखने, राज्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है, राज्य को परिभाषित करना है और राज्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले राज्य का अर्थ जानेंगे। राज्य का अर्थ यानी कि एक निश्चित भूमि पर रहने वाले लोग जो एक सरकार के अधीन रहते हैं और वह सरकार सर्वोच्च शक्ति रखती है, उसे राज्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके जो 4 अनिवार्य तत्व देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तत्व यानी कि यहाँ पे इधर तत्व लिखे हुए हैं और इधर की साइड आपके सरल अर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या यानी कि लोग होने चाहिए। ठीक है, भूभाग यानी कि निश्चित जमीन होनी चाहिए राज्य में। सरकार यानी कि शासन चलाने वाली व्यवस्था और संप्रभुता यानी कि खुद के फैसले लेने की ताकत। ठीक है, खुद के फैसले लेने की, ये 4 तत्व लिख सकते हैं जो अनिवार्य जरूरी है एक राज्य में। ठीक है, जनसंख्या और भूमि यानी कि धरती, जमीन और सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ये 4 चीज़ मेन होती हैं एक राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभाव लिखिए। शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभाव आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रभाव दे रखे हैं। सबसे पहले तो गरीबी बढ़ती है, यानी कि जो पढ़ नहीं पाता है वो अच्छी नौकरी नहीं
पाता, तो इसलिए गरीबी का चक्कर चलता रहता है। ठीक है। समाज में असमानता यानी कि पढ़े लिखे अमीर होते हैं और अनपढ़ गरीब रहते हैं, खाई और बढ़ती है। ठीक है। शोषण होता है यानी कि अनपढ़ व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता, इसलिए उसका क्या होता है, शोषण होता है। ये देख लो, अनपढ़ों की बात चल रही है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए शिक्षा के लिए। शिक्षा जरूरी है सबके लिए। ठीक है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो चौथा पॉइंट देखें, महिलाओं की स्थिति कमज़ोर यानी कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती तो वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। लड़कियों विशेष ध्यान रखो, आपको पढ़ना है, अच्छे से अच्छी तैयारी करो, टीचर बनना है आपको, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें, अपने काम स्वयं कर सकें, अपना खर्चा स्वयं उठा सकें। ठीक है। किसी और दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिकारों से क्या समझते हैं। सामाजिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। तो सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो समाज में सम्मान से जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो समाज में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे सम्मान से जीने के लिए ज़रूरी होते हैं आपके लिए सामाजिक अधिकार। ठीक है। और इसके जो सामाजिक मुख्य अधिकार है वो यहाँ पे देखेंगे। मुख्य सामाजिक अधिकार यदि शिक्षा का अधिकार होता है, सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार है। उदाहरण देखें, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार, यह एक सामाजिक अधिकार है। ठीक है। आप सभी को पढ़ने का अधिकार है तो आप पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है। तो जब समाज की पुरानी सोच, परंपराएं और तरीके बदलते हैं और नई सोच और नए तरीके अपनाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसी क्लास से बनेंगे, निश्चिंत रहिए। पहले यानी कि पहले था छुआछूत था, अब कानूनी अपराध है छुआछूत का। ठीक है। पहले यानी लड़कियां नहीं पढ़ती थी, अब लड़कियां IAS डॉक्टर बनती हैं। ठीक है। अब लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। अब पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी तो लड़कियां सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बन रही हैं। ज़रूरी है बनना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है। शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ है शिक्षा सबके लिए हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, गांव का हो या शहर का, सभी के लिए बराबर है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है। हर किसी को पढ़ने का मौका मिले। उदाहरण देके RT एक्ट 2009 यानी 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार बताया गया RT एक्ट 9 में। ठीक है। 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान पड़ोसशाला से क्या समझते हैं। समान पड़ोसशाला से क्या समझते हैं। तो समान पड़ोसशाला का मतलब होता है किसी भी मोहल्ले के सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, चाहे अमीर हों या गरीब हों, किसी भी जाति के हों। ठीक है। उसे बोलते हैं समान पड़ोसशाला, जिसके फायदे आप देखें, इससे भेदभाव खत्म होता है। सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, सभी जातियों के, अमीर गरीब, तो उसका क्या है, भेदभाव खत्म होगा। ठीक है। सभी को एक जैसी शिक्षा मिलेगी, सभी एक ही राह में चलेंगे, एक ही सीख मिलेगी सभी को। ठीक है। सामाजिक एकता बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं, प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तो बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, आपको इसकी जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो आपको लिखनी। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ देखेंगे यहाँ पे इसका। बालिका शिक्षा का मतलब है लड़कियों को पढ़ाई का समान मौका देना। ठीक है। बालिका शिक्षा का मतलब होता है कि लड़कियों को पढ़ाई का समान मौका देना। कहावत है, एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। ये बिल्कुल सही कहावत है, आप इन कहावतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा। कैसे, एक देखो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जाएगी एक परिवार में तो उस परिवार को वो सही ढंग से चला पाएगी, क्योंकि एक लड़की पे ही जिम्मेदारी होती है, एक औरत पे ही जिम्मेदारी होती है, ताकि वो एक परिवार को अच्छे से चला सके। तो एक अच्छे परिवार को चलाने के लिए एक लड़की का पढ़ा लिखा होना सबसे ज़रूरी। आगे उसके जो भी बच्चे होंगे तो वो भी उनको अच्छे से पढ़ा सकती है, अच्छी शिक्षा दे सकती है। इसलिए एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ता है। एक लड़की के साथ साथ कौन पढ़ता है, पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक है। तो प्रमुख चुनौतियाँ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रमुख चुनौतियाँ देखेंगे।
पुरानी सोच यानी लड़कियों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, यह सोच बाधा डालती है। सबसे बेकार सोच है ये सभी लोगों की। गरीबी यानी घर में पैसे नहीं है तो पहले लड़के को पढ़ाया जाए। लड़की को क्यों भाई, लड़की को भी पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी होने से पढ़ाई छूट जाती है। लड़कियों की छोटी उम्र में यानी कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा की कमी यानी स्कूल दूर होने पर माता पिता लड़कियों को नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का क्या आशय है, प्रमुख आवश्यकताएं लिखिए। तो प्रारंभिक शिक्षा का आशय आपको बताना है और इसकी प्रमुख आवश्यकता बतानी है, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ जानें सबसे पहले, फिर उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाने वाली कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। ये बच्चे के जीवन की सबसे ज़रूरी नींव होती है, ठीक है। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बच्चे की जीवन की सबसे ज़रूरी नींव होती है और ये 6 से 14 साल के बच्चों को दी जाती है शिक्षा 1 से 8वीं तक, ठीक है। ये मुक्त शिक्षा दी जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। इसकी प्रमुख आवश्यकता यहाँ पे देखेंगे। आप इन पॉइंट को और अपने सरल शब्दों में लिख सकते हैं। हमने इसलिए नोट्स बनाए ताकि आपको समझ आ सकें। इजी नोट्स हैं तो आप नोट्स और परचेस कर लें, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, सभी बच्चों का दाखिला, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, ठीक है। मुफ्त और अच्छी शिक्षाएं, सरकार द्वारा निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षाएं, बीच में पढ़ाई ना छूटे यानी बच्चे 8वीं तक पढ़ाई पूरी करें। प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि अच्छे और ट्रेंड शिक्षक हों, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय के अंदर। तो नोट्स के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नोट्स आप खरीद लें, ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छी तैयारी करें अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ यहाँ पे आप देखेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ देखें, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दुनिया के सभी देश व्यापार, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति में एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण बोलते हैं यानी सरल भाषा में देखें पूरी दुनिया एक गाँव बन जाए, ठीक है। यानी कि अपने भारत की देश दूसरे देशों में पहुँचे चीज़ें और वहाँ की इधर की अपने देश में आए, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण होता है। इससे व्यापार, तकनीक और शिक्षा, संस्कृति में फ़ायदा होता है और एक दूसरे से जुड़ते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य देखेंगे। वैश्वीकरण के उद्देश्य आपसे पूछ लेता है तो आप यहाँ पे देखेंगे मुक्त व्यापार। सबसे पहले मुक्त व्यापार है देश के बीच व्यापार की रुकावटें हटाना, तकनीक साझा करना यानी कि उन्नत तकनीक सभी देशों तक पहुंचाना, आर्थिक विकास यानी सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होता है। उसके बाद चौथा उद्देश्य देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी एक दूसरे की संस्कृति को समझा और सम्मान करना होता है, ठीक है, समझना और सम्मान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, ठीक है। लोकतंत्र के लिए आपको शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है जागरूक नागरिक बनाना यानी कि लोगों को उनके वोट देने का अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देना है। राष्ट्रीय एकता यानी कि देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे की भावना विकसित करना है। उसके बाद सही गलत की पहचान यानी कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समझदारी से सोचे और सही नेता चुने, ठीक है। समानता की भावना यानी कि भेदभाव खत्म करना है और सबको बराबर समझना है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र सोच यानी कि लोगों में वैज्ञानिक और तर्क संगत सोच विकसित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो सामाजिक परिवर्तन की यहाँ पे 2 विशेषताएं आप देखेंगे। पहली विशेषता सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, समाज हमेशा बदलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है, ठीक है। उदाहरण देके जैसे पहले बैलगाड़ी थी, फिर साइकिल आई, फिर कार आई, ठीक है, क्लियर। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन कैसा है,
सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे, यहाँ पे देखेंगे यह बदलाव दुनिया के हर समाज में होता है इसलिए सार्वभौमिक है, ठीक है। कोई भी समाज इससे अछूता नहीं रहता है। उदाहरण देकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है, यह पूरी दुनिया में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन कौशलों के विकास में शालेय शिक्षा का क्या योगदान है। यानी जीवन कौशल के जो विकास है उसमें विद्यालय जो शिक्षा, विद्यालय शिक्षा रहती है उसका क्या योगदान रहे, यानी विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा का क्या योगदान रहता है जीवन कौशलों के विकास में, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो जीवन कौशल वे योग्यताएं जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, ठीक है। जीवन कौशल क्या है, जीवन कौशल वे योग्यताएं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की ज़िंदगी में क्या करती है, काम आती हैं, ठीक है। अब इस रोजमर्रा की ज़िंदगी में आपके स्कूल का क्या योगदान रहता है, स्कूली शिक्षा का, वो आपका लिखना है, ठीक है। शालेय शिक्षा, इस शाले को स्कूल बोलते हैं, क्लियर। तो निर्णय लेने की क्षमता, स्कूल में बच्चे सीखते हैं कि सही और गलत फर्क कैसे करें, ठीक है। उसके बाद संवाद कौशल, पढ़ाई के दौरान बच्चे बोलना, लिखना और समझना सीखते हैं। उसके बाद समस्या सुलझाना, यानी स्कूल में दिए जाने वाले सवाल और प्रोजेक्ट बच्चों को समस्याओं का हल निकालना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम वर्क यानी कि खेल और समूह गतिविधियों से मिलकर काम करना सीखते हैं। सरल भाषा में समझें तो स्कूल केवल किताबी ज्ञान नहीं देता बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। ये लाइन सबसे बेस्ट है, आप इसे समझें एक ही बार में सारी चीज़ें एकदम अच्छे से। स्कूल केवल किताबी ज्ञान नहीं देता है बल्कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका भी आपको सिखाता है, क्लियर। नोट्स यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, जो भी बच्चा लेना चाहता है। भाई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नोट्स बाई बंटी सर 7240 28 72 81, या बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, सभी बेल आइकन ऑन रखें और क्लास को लाइक करें ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, ठीक है। आज ही क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके 802 पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम छपेंगे, कई सारे इनसे रिलेटेड भी छपेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPEP क्या है। DPEP का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश में किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी ये 1994 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, यानी कि खासकर गांव और पिछड़े इलाकों में लड़कियों और SC ST बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होता है। बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या को कम करना होता है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना होता है। उदाहरण देखें, इस कार्यक्रम के तहत गांव में नए स्कूल खोले गए और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है, क्लियर। अच्छे से पॉइंट को समझते हुए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए आपको लिखना है। लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा, ठीक है। सबके लिए समान शिक्षा यानी कि अमीर गरीब जाति धर्म भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा मिले, ठीक है, क्लियर। यह लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप है। तो कैसा होना चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी अमीर हो गरीब हो जाति धर्म के बाद इन सभी चीज़ों में क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्र सोच विकसित करना, यानी कि बच्चों को खुद सोचने और समझने की शक्ति देना है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, यानी कि ईमानदारी सहयोग और देशभक्ति जैसे मूल्य सिखाना होता है, ठीक है। व्यवहारिक शिक्षा यानी केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में काम आने वाली शिक्षा देना होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां देखें आप, अधिकारों की जानकारी, यानी कि हर नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका है। निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो यहाँ पे देखें निर्देशन यानी कि सही रास्ता दिखाना। एक शिक्षक का कर्तव्य आपको बताने हैं, यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका बतानी है कि निर्देशन और परामर्श में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले मैं निर्देशन का मतलब बताऊंगा आपको। निर्देशन का मतलब होता है कि सही रास्ता दिखाना, यानी मैं शिक्षक हूँ
तो आपको बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, एक आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो इसे क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जब भी आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं, यानी आप मोबाइल्स वगैरह कम देखो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये निर्देशन हो गया, मैं आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूँ, पढ़ाई के प्रति ले जा रहा हूँ। ठीक है, परामर्श यानी कि समस्या का हल बताना, यानी कि आपको कोई समस्या है किसी चीज़ को लेकर, तो मैं आपको उसके बारे में समझा रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं, इसे ऐसे करो। ठीक है, आपको एक परामर्श दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं परामर्श। ठीक है, समस्या का हल बताना, समझ में आ गया। अब शिक्षक की भूमिका यहाँ पे देखेंगे तो मार्गदर्शक की भूमिका, यानी कि शिक्षक बच्चों को सही विषय और करियर चुनने में क्या करता है, मदद करता है। समस्या सुनना, यानी कि बच्चे की पढ़ाई और व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान से सुनना होता है, एक शिक्षक की भूमिका बता रहे हैं हम। उसके बाद प्रेरणा देना, यानी कमज़ोर बच्चों को हिम्मत और उत्साह देना होता है। माता पिता से संपर्क, यानी जरूरत पड़ने पर माता पिता को बुलाकर मिलकर समाधान निकालना होता है। उदाहरण देखें, एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, शिक्षक उसे अलग से समय देकर समझाकर और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाता है। क्लियर, यहाँ पे आप ये ऐसे इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। एनसीईआरटी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिकाएं, उनमें से आपको किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं। तो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 3 प्रमुख पत्र यहाँ पे देखेंगे। स्कूल साइंस, यानी कि विज्ञान विषय पर आधारित पत्रिका। ठीक है, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, यानी शिक्षा शोध पर आधारित पत्रिका। जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों की पत्रिका है। ठीक है, ये आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाला विकास समिति के कोई 3 कार्य लिखिए। शाला विकास समिति के आपको 3 कार्य लिखने हैं। तो शाला विकास समिति के 3 कार्य कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे। यानी शाला विकास समिति स्कूल के विकास के लिए बनाई गई स्थानीय समिति, स्कूल के लिए बनाई गई स्थानीय समिति। ठीक है, स्कूल के विकास के लिए बनाई गई स्थानीय समिति, यानी कि शाला विकास समिति का ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रमुख कार्य यहाँ पे देखेंगे समिति के। सबसे पहले स्कूल की देखभाल, स्कूल की देखभाल कैसे, स्कूल की इमारत, सफाई और सुविधाओं का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बच्चों के नामांकन में मदद, यानी गांव के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को क्या है, प्रेरित करना है। तीसरा शिक्षा की निगरानी, यानी शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता में नज़र रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा एवं संस्कृति में संबंध लिखिए। तो शिक्षा और संस्कृति का गहरा संबंध है। कैसे, यहाँ पे देखें, संस्कृति को आगे बढ़ाने, यानी शिक्षा के माध्यम से हमारी जो परंपराएं, त्यौहार और भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। संस्कृति में सुधार, यानी शिक्षा बुरी परंपराओं से जैसे छुआछूत, बाल विवाह को खत्म करने में मदद करती है। नई संस्कृति बनाने, यानी शिक्षा नई सोच और नई मूल्यों को क्या देती है, जन्म देती है। ठीक है, आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सरल भाषा में, यानी शिक्षा संस्कृति की रक्षक भी है और सुधारक भी है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति की रक्षक भी है और सुधारक भी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लाइक करो क्लास को। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, देखो लाइक नहीं करते हैं आप लोग। आपके लिए कितनी मेहनत से हम ये क्लासेस ला रहे हैं। कम से कम 1 के लाइक, 1,000 लाइक तो कराओ सभी स्टूडेंट। इस पे 1,000 बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, तो कम से कम 1,000 लाइक तो होनी चाहिए। लाइक कराओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये इनमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 802 पेपर में देख लेना आप, इन्हीं में से मिलेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिकीकरण हेतु शिक्षा की आवश्यकता बताइए। आधुनिकीकरण हेतु आपको शिक्षा की क्या बतानी है, आवश्यकता बतानी है। तो यहाँ शिक्षा की आवश्यकता देखेंगे। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, शिक्षा लोगों में अंधविश्वास छोड़कर तर्क विज्ञान को अपनाने की सोच देती है। उसके बाद तकनीकी सोच, यानी कि आधुनिक मशीनें और तकनीक
चलाने के लिए पढ़े लिखे लोग जरूरी हैं। सामाजिक बदलाव में शिक्षा जातिवाद, भेदभाव और पुरानी बुराइयों को ख़त्म करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, उसके बाद चौथा देखें, आर्थिक विकास, यानी कि पढ़े लिखे लोग बेहतर काम करते हैं जिससे देश तेजी से क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा हेतु संविधान में किए गए प्रावधान लिखिए। मातृभाषा के लिए मातृभाषा में शिक्षा हेतु संविधान में किए गए प्रावधानों को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहले प्रावधान है जो लिखे गए हैं, तो अनुच्छेद 350 में लिखा गया है कि राज्य सरकार यानी प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है, 30 में देखेंगे, अल्पसंख्यक अपनी भाषा में शिक्षण संस्थाएं स्थापित और चला सकते हैं। ठीक है, सरल भाषा में समझें तो बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, इसलिए संविधान में इसका प्रावधान है। यानी मैं आपको बताऊं, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी मातृभाषा है जो आप पे आती है, अगर आप इसी शिक्षा में यानी उसी भाषा में आपको पढ़ाया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपको इंग्लिश आती नहीं, आपकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो क्या आपको समझ आएगा, नहीं आएगा ना। इसलिए मातृभाषा का ये प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के कार्य लिखिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान के आपको क्या लिखने हैं, कार्य लिखने। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी देश के हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाने का अभियान है। ठीक है, देश के हर व्यक्ति को क्या है, पढ़ना लिखना सिखाने का अभियान है। क्या, संपूर्णता साक्षरता अभियान। ठीक है, साक्षरता अभियान। तो इसके जो प्रमुख कार्य यहाँ पे देखेंगे, वयस्क शिक्षा यानी कि 15 से 35 साल के अनपढ़ लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाना। ठीक है, पहला तो ये महिला साक्षरता यानी महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित करना है। तीसरा देखें, जागरूकता फैलाने, लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना। और चौथा देखें यहाँ पे, प्रशिक्षित स्वयंसेवक यानी कि पढ़े लिखे लोगों को स्वेच्छा से पढ़ने के लिए तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना क्या है। मध्याह्न भोजन योजना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्याह्न योजना होती है वो मिड डे मील होती है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम यानी कि जो आपको दोपहर का भोजन मिलता है स्कूल के अंदर, तो उसी को क्या बोलते हैं, मध्याह्न भोजन बोलते हैं, यानी मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में आप में से काफ़ी विद्यार्थी पढ़े होंगे जिनको बीच में दोपहर में जब आधी छुट्टी बोलते थे हम लोग, आधी छुट्टी होगी यानी कि लंच होगा, तो उसमें आपको भोजन मिलता था स्कूल में, उसी के बारे में आपको बताना, उसी को बोलते हैं मध्याह्न भोजन या मिड डे मील। ठीक है, क्लियर। अब इसके बारे में आपको लिखना है, थोड़ा सा आप इसे समझेंगे तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को। अब इसके मुख्य उद्देश्य हैं दोपहर की भोजन के यानी मध्याह्न भोजन के जो मुख्य उद्देश्य हैं आप यहाँ पे देखें, बच्चों को पोषण देना ताकि वे स्वस्थ रहें। ठीक है, स्कूल में बच्चे की उपस्थिति बढ़ाना है। अगर खाना मिलेगा फ्री में तो बच्चे स्कूल पढ़ने आएंगे। गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। अगर खाना मिलेगा तो जो गरीब परिवार के बच्चे जो खाना नहीं खिला पाते हैं तो वो बच्चों को प्रेरित करेंगे कि खाना मिल रहा है, खाने के हिसाब से बच्चे स्कूल में आएंगे। ठीक है, इससे क्या है, अटेंडेंस है यानी कि नामांकन बढ़ेगा। चौथा देखें, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना यानी भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो भूखा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसके लिए खाना जरूरी है। अगर खाना मिलेगा उसी टाइम पे तो वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा की उपयोगिता आपको लिखनी है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की उपयोगिता। तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा देखें, वह शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चों और विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे होते हैं एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। यानी कि जो 801 में हम कई बार करा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 801 में और 901 में भी करा चुके हैं हम ये क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं एक दूसरे पेपर में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा वो है
एक ही कक्षा या एक ही विद्यालय के अंदर क्लास में एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी उसमें आपके दिव्यांग बच्चे, विशेष बच्चे, यानी कि सामान्य बच्चों, अमीर गरीब बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है सभी को, तो एक ही टीचर द्वारा, तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा होती है। क्लियर। अब इसकी उपयोगिता देखें, उपयोगिता कैसे, भेदभाव खत्म होता है, इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा से भेदभाव खत्म होता है, यानी सामान्य और दिव्यांग बच्चे मिलकर पढ़ते हैं तो समाज में समानता आती है। ठीक है, दिव्यांग बच्चे का विकास होता है, यानी वे मुख्य धारा से जुड़ते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है उनका, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं। इसलिए सामान्य बच्चे में संवेदनशीलता आती है, यानी वे दूसरों की मदद करना और सहानुभूति रखना सीखते हैं। वो विशिष्ट बालकों के साथ रहते हैं तो उनकी मदद हेल्प करते हैं वो। ठीक है, समान अवसर, यानी कि हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलती है। के लिए दोनों को, या विशिष्ट हो सामान्य हो, कैसा ही बच्चा हो, सभी को क्या मिलेगी, सामान्य शिक्षा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की आवश्यकताएं देखेंगे। ठीक है, पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, आप भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। एकता की भावना, शिक्षा लोगों को जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठाकर एक भारतीय के रूप में सोचना सिखाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा साची संस्कृति, यानी कि शिक्षा भारत की विविधता में एकता को समझती है। उदाहरण देखें, हम सब भले ही अलग अलग भाषा बोलते हैं पर भारतीय एक हैं। ठीक है, हम अलग अलग भाषा ही बोलते हैं लेकिन हम भारतीय क्या हैं, एक हैं सभी। ठीक है, तीसरा देखें राष्ट्र प्रेम, यानी शिक्षा बच्चों में देशभक्ति क्या भावना जगाती है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, देश में क्या करती है, देशभक्ति की भावना बच्चों में जागृत करती है, यानी जगाती है। चौथा पॉइंट देखें, सांप्रदायिकता दूर करना, यानी कि शिक्षा धार्मिक कट्टरता और नफरत को क्या करती है, खत्म करती है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को ऐसे समझते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दी लिखिए। भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आपको क्या लिखने हैं, सुझाव लिखने हैं। यानी भूमिहीन श्रमिक, यानी कि वे मजदूर जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है और दूसरों के खेत में काम करते हैं। ठीक है, वे मजदूर जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है और दूसरों के खेत में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। समाधान के सुझाव, यानी भूमि वितरण, सरकार बेकार पड़ी ज़मीन भूमिहीन मजदूरों में क्या करती है, बांटती है। शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी कि उन्हें नए कौशल सिखाए जाते हैं ताकि वे खेती के अलावा दूसरा काम भी कर सकें। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, यानी सरकार न्यूनतम वेतन कानून का सख्ती से पालन करवाए। और यहाँ पे देखें, चौथा पॉइंट देखें, सरकारी योजना, यानी कि मनरेगा जैसी, यानी कि रोजगार गारंटी योजनाओं का लाभ मिलता है। उदाहरण देखें, मनरेगा यानी कि 100 दिन का रोजगार गारंटी। ठीक है, 100 दिन का रोजगार गारंटी। पांचवा देखें, सस्ता कर्ज, यानी खेती के लिए कम ब्याज पर लोन देना। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इन्हें देखेंगे तो भूमिहीन श्रमिक के बारे में ये लिखे गए पॉइंट है। ठीक है, उनकी जो समस्या समाधान हेतु जो सुझाव हैं वो आप इनको लिख सकते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर को समझें। ठीक है, नोट्स परचेज कर लें, नोट्स में ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पीडीएफ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक बार आप नंबर नोट कर लें, सभी स्टूडेंट जो भी नोट्स लेना चाहता है, 72 40 28 72 81। ठीक है, आप नोट्स में क्या है आराम से अपने पढ़ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ना चाहें। ठीक है, सारे नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आप उन्हें अच्छे समझते हुए पढ़ सकते हैं और क्लास से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये नोट्स का फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो भारतीय संविधान की आपको प्रस्तावना लिखनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है, तो आप यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो हम भारत के लोग हैं, हम क्या हैं, हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और
राजनीति, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रस्तावना में लिख सकते हैं, ये प्रस्तावना में लिखी गई बात है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो प्रस्तावना के जो कुछ शब्द हैं जिनको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे प्रस्तावना के मुखर शब्द यानी कि संप्रभु का क्या मतलब होता है। संप्रभु का मतलब होता है संप्रभुत्व का, यानी कि भारत खुद के फैसले खुद लेता है। ठीक है, भारत खुद के फैसले खुद लेता है। उसके बाद समाजवादी यानी संपत्ति का समान वितरण है। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म समान है। ठीक है, अपने भारत में सभी धर्म समान है। लोकतांत्रिक यानी कि जनता का शासन है अपने देश में। गणराज्य यानी कि राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, चुना हुआ होता है। ये गणराज्य अपना देश है वो भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। सामाजिकरण स्तरीकरण की आपको एक परिभाषा लिखनी, जैसे मेकाइवर और पेज के अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मेकाइवर और पेज के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज उच्च और निम्न स्तरों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सरल शब्दों में समझें तो समाज में लोगों को उनकी जाति, धन, पद और शिक्षा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। समाज की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। समाज की आवश्यकता और महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समाज की आवश्यकता जानते हैं, यानी सुरक्षा के लिए अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, समाज में मिलकर रहने से क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, सहयोग के लिए कोई भी व्यक्ति अकेले सब काम नहीं कर सकता है, समाज में लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये समाज की आवश्यकता है। और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे समाज के महत्व देखें, यानी व्यक्तिगत विकास, समाज में रहकर ही व्यक्ति बोलना, सोचना और व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व विकास होता है समाज से। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण, यानी कि समाज परंपरा और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तीसरा महत्व देके आर्थिक विकास, यानी मिलकर काम करने से उत्पादन और व्यापार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन क्या है, अधूरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की आवश्यकताओं अथवा लाभों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की आवश्यकताओं अथवा लाभों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, प्रमुख विशेषताएं और लाभ। ठीक है, तो वैश्वीकरण यानी मुक्त व्यापार, यानी देश के बीच व्यापार की रुकावटें हटती हैं और माल का आदान प्रदान आसान होता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत में चाय और मसाले विदेश जाते हैं। ठीक है, रोजगार के अवसर, यानी कि विदेश कंपनियां भारत में आती हैं और लाखों लोगों को क्या देती हैं, नौकरियां देती हैं। ठीक है, रोजगार मिलता है लाखों लोगों को। आप देख सकते हैं जैसे TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां विदेश से काम करती हैं। ठीक है, विदेश में क्या करती हैं, विदेशों में काम करती हैं। तीसरा देखें, तकनीकी का विकास, यानी कि नई नई तकनीक एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंचती हैं। जीवन स्तर में क्या आता है, सुधार आता है। सस्ते और अच्छे विदेशी उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे जीवन कैसा होता है, आसान होता है। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अलग अलग देश की संस्कृति, खान पान और त्योहारों की जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समानता के अवसर उन्नयन मुख्य उपायों का उल्लेख कीजिए। समानता के अवसर बढ़ाने के मुख्य उपाय देखें यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि गरीब परिवार के बच्चे क्या हो पढ़ सकें, ठीक है। उसके बाद आरक्षण नीति, यानी SC ST और OBC वर्ग को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देना चाहिए। छात्रवृत्ति योजना, यानी गरीब और मेधावी छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति देनी चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा या लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाना। उदाहरण देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आवासीय विद्यालय, यानी कि दूर दराज के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधा वाले स्कूल खोलना, जैसे नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें, अच्छे से सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि DEO के कार्य आपको लिखने हैं, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी की आपको क्या लिखने हैं, कार्य लिखने हैं जिला शिक्षा अधिकारी के। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के क्या कार्य रहते हैं तो वो आपको लिखना है, ठीक है। DEO को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी। क्लियर। चलिए तो इसके प्रमुख कार्य देखें। सबसे जो पहला कार्य होता है DEO का, वो विद्यालय का निरीक्षण करना होता है, यानी जिले के सभी सरकारी स्कूलों का नियमित दौरा करना और पढ़ाई की गुणवत्ता जांचना होता है। शिक्षकों की देखभाल, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति, तबादला और उपस्थिति पर नजर रखना रहता है। उसके बाद तीसरा देखें, शिक्षा विभाग में समन्वय, यानी कि राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों को जिले में क्या होता है लागू करवाना होता है। रिपोर्ट तैयार करना है, जिले की शिक्षा की स्थिति की रिपोर्ट सरकार को भेजना होता है। समस्याओं का समाधान, यानी कि स्कूल में आने वाली समस्याओं का हल निकालना। छठा आप देख सकते हैं बजट प्रबंधन, स्कूलों को सरकारी धन और सामग्री सही समय पर उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। ये DEO के प्रमुख कार्य है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपको बताना। तो स्थानीय शिक्षा प्रशासन की प्रमुख समस्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं, समझेंगे एक एक से। तो पहली समस्या शिक्षकों की कमी, यानी कि ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होते हैं, जैसे एक ही शिक्षक सभी कक्षाएं पढ़ाता है। भावनाएं और भवन और सुविधा का अभाव, यानी कई स्कूलों में पक्के कमरे, शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये समस्याएं आपको लिखनी है। भ्रष्टाचार में आप लिखेंगे सरकारी धन और सामग्री सही जगह नहीं पहुंचती है। अभिभावकों की उदासीनता, यानी कि गांव में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। बालिकाओं की कम उपस्थिति या लड़कियों को स्कूल भेजने में सामाजिक बाधाएं आती हैं, ठीक है। गांव के लोग बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी के, ये क्या करेंगी पढ़ के, इनकी शादी कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो बच्चियों को ज़्यादा, लड़कियों को ज़्यादा समस्या आती है स्कूल जाने में। तो छठा पॉइंट देखें, प्रशासनिक प्रशासनिक लाल फीताशाही, यानी कि काम करने में बहुत देरी और कागजी कार्रवाई होती है, ठीक है। काम करने में बहुत देरी और कागजी कार्रवाई होती है, जिससे समस्याएं जल्दी हल नहीं होती हैं। तकनीकी सुविधा का अभाव रहता है, यानी कि ग्रामीण स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट बोर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हुए ध्यान में रखेंगे तभी आप लिख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं भाई, नोट्स परचेस कर लो। जो भी बच्चा अच्छी तैयारी करना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकता है, नोट्स ले लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर नोट कर लें सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81। जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है, नोट्स भी आप पढ़नी है। जो भी नोट्स में हमने जो PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया वो सारे आप पढ़ लेना, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जो हम करा रहे हैं वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। तो आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करें सभी स्टूडेंट, शेयर करें सभी जगह।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय लिखिए। तो सामाजिक विषमताओं को कैसे दूर किया जा सकता है वो आपको उपाय लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो शिक्षा का प्रसार, यानी कि सभी वर्गों को समान शिक्षा मिले तो ऊंच नीच की भावना है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद आरक्षण नीति, यानी पिछड़े वर्गों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देकर उन्हें आगे लाना चाहिए। कानूनी उपाय, यानी कि छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों को कानून द्वारा दंडनीय बनाना। और देखें यहाँ पे आर्थिक असमानता, यानी कि गरीबों को रोजगार और आर्थिक सहायता देना। सामाजिक जागरूकता, यानी लोगों को भेदभाव के नुकसान समझाना, ठीक है। उदाहरण देखें अनुच्छेद 17, यानी कि छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि जो छुआछूत है उसे वो क्या है, कानूनी अपराध। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या है, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। कानूनी कार्रवाई की जा सकती है छुआछूत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के कोई आपको 2 कार्य लिखने हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 2 कार्य देखें यहाँ पे। तो खेलों को बढ़ावा देना होता है, यानी देश भर में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। दूसरा देखें खेल नीति बनाना, यानी देश में खेलों के विकास के लिए नियम और नीतियाँ तैयार करना तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शालेय संस्कृति की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। शालेय संस्कृति की आपको कोई 4 विशेषताएं लिखनी है, यानी कि विद्यालय का जो कल्चर है उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। विद्यालय की संस्कृति, यदि स्कूल की संस्कृति के बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अनुशासन और नियम। विद्यालय में समय पर आना, गणवेश पहनना और नियमों का पालन करना शालेय संस्कृति की पहचान होती है। गणवेश यानी कि ड्रेस, स्कूल वाली ड्रेस होती है, उसे कहते हैं, ठीक है। सहयोग की भावना, यानी कि शिक्षक और छात्र मिलकर काम करते हैं, इसमें सब एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये विद्यालय की संस्कृति की विशेषता हम लिख रहे हैं। नैतिक मूल्यों का विकास होता है, यानी कि विद्यालय में ईमानदारी, सच बोलना और बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। सकारात्मक वातावरण होता है, यानी विद्यालय में ऐसा माहौल होता है जहाँ हर बच्चा बिना डर के सीख सके और अपनी बात कह सके, ठीक है। क्लियर। तो आप इन पॉइंट को लिखें, अच्छे से समझें। मध्याह्न भोजन योजना के लाभ लिखिए। तो जो मध्याह्न भोजन योजना है उसके कौन कौन से लाभ हैं वो आपको लिखना है। इसमें बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है, ठीक है। जो मिड डे मील यानी दोपहर का जो भोजन मिलता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उससे क्या होता है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। बच्चे खाने के लालच में स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं, ठीक है। खाना मिलने से गरीब परिवारों के बच्चे नियमित स्कूल आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषण मिला, यानी कि बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन मिलता है जिससे वे स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं पढ़ाई में ध्यान। पढ़ाई में ध्यान यानी कि भूखा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, खाना मिलने से एकाग्रता बढ़ती है, बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। सामाजिक समानता, यानी कि सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं जिससे भेदभाव कम होता है, ठीक है। सभी जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी को खाना मिलता है 1 से 8वीं तक, ठीक है। ड्रॉप आउट कम होता है इससे, यानी बच्चे बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं क्योंकि स्कूल आने पर उन्हें क्या मिलता है, खाना मिलता है। क्लियर। तो आप ये पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। वैश्वीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों होती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो वैश्वीकरण की आवश्यकता आपको लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे आप वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आर्थिक विकास के लिए। वैश्वीकरण देश से विदेशी निवेश आता है। वैश्वीकरण से देश में विदेश से क्या आता है, निवेश आता है और रोजगार बढ़ता है, ठीक है। तकनीकी प्रगति के लिए, यानी कि दूसरे देशों की उन्नत तकनीक हमारे देश में आती है। व्यापार बढ़ाने में, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप व्यापार बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ पे भारत अपना सामान विदेश में बेच सकता है और विदेशी सामान खरीद सकता है। उसके बाद ज्ञान का आदान प्रदान कैसे, यानी दुनिया भर के शोध और नई जानकारी तक पहुंच आसान होती है। यानी कि उदाहरण देके भारत की IT कंपनियां वैश्वीकरण के कारण ही अमेरिका और यूरोप में काम कर रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के सार्वजनिक
सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, इसका महत्व समझाइए। शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, इसका आपको महत्व समझाना है। ठीक है, अर्थ और महत्व देखेंगे शिक्षा के सार्वजनिकरण का। तो सबसे पहले अर्थ जानेंगे आप यहाँ पे शिक्षा का सार्वजनिकरण यानी शिक्षा सबके लिए। शिक्षा का सार्वजनिकरण क्या है, अर्थ होता है शिक्षा सबके लिए। समाज के हर वर्ग के बच्चे को अमीर हो गरीब हो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो शिक्षा का समान अवसर मिले सभी को। क्लियर, तो ये शिक्षा का समाजीकरण अर्थ है। ठीक है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ है कि शिक्षा सबके लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो सभी के लिए। ठीक है, अब इसका महत्व देखेंगे। गरीबी दूर होगी, इससे क्या फ़ायदे है, यानी इसका जो लाभ है, महत्व एक ही चीज़ होती है। इसका जो महत्व यानी गरीबी दूर होगी इससे, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति बेहतर रोजगार पाएगा। राष्ट्रीय का विकास यानी कि जब हर नागरिक शिक्षित होगा तो देश का तेज़ी से विकास होगा, देश अपना आगे बढ़ेगा। सामाजिक न्याय यानी कि सभी को समान शिक्षा मिलने से भेदभाव खत्म होगा। महिला सशक्तिकरण यानी कि लड़कियां पढ़ेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। क्लियर, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्या है, तो शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पे आवश्यकता के पॉइंट आप लिख सकते हैं। यानी कि अशिक्षा दूर करने के लिए, यानी कि आज भी देश में करोड़ों लोग अनपढ़ हैं, सबको शिक्षित करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट लेके समानता लाने के लिए, यानी कि गरीब अमीर की खाई को पाटने के लिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि जो अमीरी गरीबी की जो खाई है जो बीच में जो है उसे ख़त्म करने के लिए। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, यानी जागरूक नागरिक ही सही लोकतंत्र चला सकता है। ठीक है, जागरूक नागरिक ही क्या कर सकता है, सही लोकतंत्र को चला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, लड़कियों की शिक्षा से पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा से पूरा परिवार और समाज क्या करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो प्रजातंत्र के गुण यहाँ पे देखेंगे, तो प्रजातंत्र के गुण भी आपको लिखने हैं, तो आप समझेंगे यहाँ पे प्रजातंत्र के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले जनता की सर्वोच्चता, जनता की सर्वोच्चता यानी कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता ही सरकार चुनती है। स्वतंत्रता और समानता यानी कि सभी नागरिकों को बोलने सोचने और वोट देने की क्या होती है, समान स्वतंत्रता होती है। उसके बाद शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन यानी कि चुनाव के जरिए बिना लड़ाई के सरकार बदली जा सकती है। अधिकारों की रक्षा यानी लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जवाबदेही यानी कि सरकार को जनता के प्रति जवाब देना होता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को अच्छे से याद रखें, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्य लिखने हैं आपको। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्य यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के जो प्रमुख कार्य यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो पहला देखेंगे यहाँ पे महिला शिक्षा की समीक्षा, यानी देश में महिला की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना है। ठीक है, देश में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना है। दूसरा आप सुझाव देना, यानी कि सरकार को महिला शिक्षा सुधार के लिए सिफारिशें करना। क्लियर, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ये प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद बाधाएं दूर करना है, लड़कियों की शिक्षा में आने वाली जो सामाजिक और आर्थिक रुकावट है को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना। ठीक है, उसके बाद विशेष योजना यानी कि पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम बनाना। तो ये प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इनको, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य। आप इन्हें पढ़ें और नोट्स ले लें, आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नोट्स लें। जो भी बच्चा लेना चाहता है अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, और क्लास को लाइक करें। ठीक है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी नहीं किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे CSIR की फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले तो
काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का क्या मतलब होता है? काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रमुख कार्य देखेंगे इसके CSIR के प्रमुख कार्य। पहला, वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि देश में विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध करना, जैसे उदाहरण देखें दवाइयाँ, रसायन और नई तकनीक का विकास, ठीक है। दूसरा कार्य देखें इसका औद्योगिक विकास यानी कि उद्योगों को नई तकनीक और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराना है। तीसरा कार्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं चलाना यानी कि देश भर में 38 से अधिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं चलाना। वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना यानी कि नए वैज्ञानिकों को तैयार करना है और उन्हें शोध के अवसर देना होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख कार्य लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वंचित बालकों से क्या अभिप्राय है और उनकी शैक्षिक समस्याएं लिखिए। वंचित बालकों से क्या अभिप्राय यानी वंचित बालकों का अर्थ आपको बताना है, फिर उनकी समस्याएं लिखनी है, जो शैक्षिक समस्याएं। तो वंचित बालक का अर्थ देखें यानी वे बच्चे जो गरीबी, जाति, लिंग या विकलांगता के कारण शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से क्या रहते हैं, दूर रह जाते हैं। उदाहरण देखें यानी झुग्गी में रहने वाले बच्चे, आदिवासी बच्चे, अनाथ बच्चे, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये शैक्षिक समस्याएं देखेंगे। स्कूल जाने में असमर्थता यानी कि घर की गरीबी के कारण बच्चे पढ़ने की जगह मजदूरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी देखें, दूसरी समस्या भाषा की समस्या यानी कि आदिवासी और ग्रामीण बच्चे स्कूल की भाषा नहीं समझ पाते हैं। तीसरी यानी कि शिक्षा सामग्री का अभाव यानी कि किताबें, कपड़े और स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद जो चौथी समस्या आप देख सकते हैं सामाजिक भेदभाव यानी कि जाति के आधार पर स्कूल में भेदभाव होने से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। पांचवी समस्या माता पिता की अनपढ़ता यानी कि अनपढ़ माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट यही समस्या के तौर पर लिख सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको प्रश्न में यानी प्रश्न पत्र का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपका। अगर आप पे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड लिख के आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। तो 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अपवंचना की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। तो अपवंचना यानी कि समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा से अलग कर देना है, ठीक है। अपवंचना यानी कि समाज के कुछ वर्गों को मुख्य धारा से क्या करना है, अलग करना है। तो शिक्षा पर प्रभाव देखेंगे अपवंचना का यानी कि स्कूल छोड़ना यानी कि वंचित बच्चे बीच में से ही पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समाज में क्या उचित स्थान नहीं मिलता है इसलिए। और दूसरी देखें, दूसरा प्रभाव आत्मविश्वास कम होता है यानी कि भेदभाव से बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रभाव देखेंगे शिक्षा का स्तर गिरना यानी कि वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूल और शिक्षक नहीं मिलते हैं। चौथा प्रभाव अशिक्षा का चक्र यानी कि एक पीढ़ी अनपढ़ रही तो अगली पीढ़ी भी अनपढ़ ही रहती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शालेय यानी स्कूल संस्कृति यानी विद्यालय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं जो कि हम पहले करा चुके हैं, इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं। सामूहिक मूल्य यानी विद्यालय में सहयोग, अनुशासन और ईमानदारी के मूल्य सिखाए जाते हैं। समान व्यवहार यानी सभी बच्चों को साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाता है। नेतृत्व विकास यानी बच्चों को कच्चा प्रतिनिधि, खेल कप्तान बनाकर नेतृत्व सिखाया जाता है, ठीक है। इन पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। ये विद्यालय संस्कृति के उत्सव और परंपराएं, स्वतंत्रता दिवस, वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रम विद्यालय की अपनी संस्कृति में बनते हैं। सुरक्षित वातावरण यानी कि बच्चा बिना डर के अपनी बात कह सके और सीख सके, ठीक है। तो आप ये पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है।
शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, ये आपको लिखना है और बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षा और संस्कृति का आपस में संबंध देखेंगे। शिक्षा और संस्कृति का संबंध, शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाती है। शिक्षा होती है वो संस्कृति को आगे बढ़ाती है। कैसे? हमारी भाषा, त्योहार, परंपराएं शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है। जो संस्कृति होती है वो शिक्षा को क्या करती है? प्रभावित करती है। कैसे? यहाँ देखेंगे, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है हमारी शिक्षा को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है। उदाहरण देखें, भारत में संस्कृत और गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ तीसरा देखेंगे, शिक्षा संस्कृति में सुधार करती है, यानी कि शिक्षा बुरी परंपराओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा को क्या करती है? खत्म करने में मदद करती है। चौथा देखें, नई संस्कृति का निर्माण, यानी कि शिक्षा से नई सोच और नए मूल्य पैदा होते हैं जो नई संस्कृति बनाते हैं। नेक्स्ट आप अच्छे सरल भाषा में समझेंगे, शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामाजिक संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक संस्कृति की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पे सामाजिक संस्कृति की विशेषताएं देखेंगे, सीखी जाती है। सामाजिक संस्कृति क्या होती है? वो सीखी जाती है, यानी कि संस्कृति जन्म से नहीं मिलती है बल्कि समाज में रहकर सीखी जाती है। ठीक है। तो ये सामाजिक संस्कृति की विशेषताएं। सामाजिक संस्कृति क्या है? वो सीखी जाती है, यानी कि आप जिस समाज में पैदा होते हैं वहीं से आप सीखते हैं, उसी संस्कृति को सीखते हैं जिस समाज में आप रहते हैं। ये जन्म से नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, साझा होती है, यानी कि संस्कृति पूरे समाज की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। ठीक है। उदाहरण देखें, होली, दीपावली, ये सब मिलकर मनाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। बदलती रहती है संस्कृति, यानी समय के साथ संस्कृति में नए विचार जुड़ते हैं और पुरानी बुराइयां हटती हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखें, विविधता होती है, यानी कि हर समाज और क्षेत्र की अपनी अलग अलग एक संस्कृति होती है। उदाहरण देखें, भारत में अनेकता में एकता है। ठीक है। भारत में अनेकता में क्या एकता है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास थी वो यहीं पे आज हम एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो ले दिए पूरी क्लास में, यानी कि 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, ये प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। और भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश करूंगा आपके लिए। आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे, जिन बच्चों ने नोट्स लिए वो नोट्स वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्लास वाले क्वेश्चन। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर से। ठीक है। सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट से आएंगे आपके पेपर में। सारे क्वेश्चन को आपको करना है। बाई चांस कोई एक आध क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे, आप उसमें कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है। ठीक है। ज़्यादातर कॉपी को भरना है, अच्छे से साफ साफ लिख कर ही भरना है। ठीक है। क्लियर। तो जिन बच्चों की तैयारी अभी 0 है, जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो नोट्स परचेस कर सकता है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो 801 पेपर के सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे। आपको इस क्लास को क्या कर देना है? लाइक कर देना है भाई। लाइक करो जितने बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ठीक है। आपका एक लाइक दूसरों बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाएगा ताकि उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचे, वो क्लास को देख पाए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो पाए। तो आपको अच्छा करने से अच्छा ही होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, भला करने से भला होता है, तो आपको और लोगों का भी भला करना है। ठीक है। तो क्लास को लाइक करना है, सभी जगह शेयर करना है और अपने एग्जाम सेंटर पे बच्चों को बताना है कि आप बंटी क्लासेस से जुड़ें। और भी न्यू क्लासेस देखने के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो हमारे क्लास को, हमारे इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें अपने इस सेंटर पे और भी बच्चों का भला करें। ठीक है। तो आपको नोट्स परचेस कर लेने, नंबर दिखाई दे रहा है। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है अच्छी तैयारी के लिए तो क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देना। इससे पहले जो मैराथन क्लास कराए थे वो 2025 वाली है, उसमें वो वाली क्लास देखनी है। ये वाली क्लास पूरे सिलेबस को कवर करती है। ठीक है। पूरे 802 पेपर को कवर करती है, तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारी सी कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।